नमस्कार दोस्तों। कुछ लोगों का मानना है कि कांग्रेस में एक ही परिवार का वर्चस्व है, राजतंत्र की तरह। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि भाजपा एक हिंदूवादी पार्टी है और राष्ट्रहितैषी होने का दिखावा करती है। आखिर वो कौन से कारण हैं जिनके कारण एक शक्तिशाली कांग्रेस पार्टी लगातार कमजोर होती गई और नाम मात्र की पार्टी भाजपा आज भारत की शक्तिशाली पार्टी बन गई। हम तो आपको केवल इतिहास की वो सच्चाई बताएंगे जो शायद आप नहीं जानते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस की कि कांग्रेस किस प्रकार शक्तिशाली पार्टी बनती है। फिर बात करेंगे आखिर वो कौन से कारण है जिसके कारण कांग्रेस लगातार कमजोर होती गई और भाजपा ने ऐसे कौन से कारनामे किए जिसके कारण वो एक नाम मात्र की पार्टी से आज शक्तिशाली पार्टी बन गई है। एक अंग्रेज अधिकारी A.O. हुम के प्रयासों से सन 1885 में अखिल भारतीय कांग्रेस का गठन किया गया। कांग्रेस का गठन करने के पीछे A.O. हुम के उद्देश्य थे कि जब A.O. हुम अंग्रेजों के अधिकारी पद पर था तब उसको जानकारी मिली थी कि आने वाले समय में भारतीय अंग्रेजों के खिलाफ एक राष्ट्रीय विद्रोह करने वाले हैं। A.O. हुम को लगा कि एक ऐसा संगठन बनाया जाए जिससे जो भारतीय जनता की दबी हुई जो मांगे हैं वो सरकार तक पहुंच सके और जो ये विद्रोह होने वाला है अंग्रेजों के खिलाफ उसको रोका जा सके। वास्तव में यह मंच भारतीयों की मांगे अंग्रेज सरकार तक पहुंचाने वाला एक मंच था। इस मंच के माध्यम से भारत के दूर दूर के राष्ट्रवादी नेता को एकत्रित होने का अवसर मिला। कांग्रेस में लगातार परिवर्तन हुए। उन परिवर्तनों के आधार पर कांग्रेस को अनेक चरणों में बांटा गया है। पहले हम बात करेंगे कांग्रेस की उदारवादी चरण की। कांग्रेस का उदारवादी चरण सन 1885 से लेकर 1905 तक माना जाता है। इस चरण के अंदर कांग्रेस के नेता जो कि अंग्रेजों से जो कि मांगे रखते थे, यदि मांग नहीं मानते थे तो आंदोलन करते थे, यानी कि अहिंसा में विश्वास रखते थे। इसी से कहीं ना कहीं भारत में राजनीतिक प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। लेकिन कांग्रेस के नेताओं के द्वारा रखी गई मांगे अंग्रेज नहीं मानते थे। इसलिए भारतीय जनता में एक मत प्रचलित हुआ कि अब आज़ादी मांगने से नहीं मिलेगी बल्कि अंग्रेजों से छीननी पड़ेगी। इसलिए वो उग्र कार्रवाई करते थे। इस उग्र कार्रवाई का समर्थन कांग्रेस का एक दल भी करता था। इसलिए कांग्रेस में जो कि वैचारिक मतभेद हो गया, एक तो जो कि अहिंसा से देश को आज़ाद करना चाहता था और एक हिंसा या कहीं की मारकाट करके देश को आज़ाद कराना चाहता था। आप इसे आधुनिक भारत के इतिहास की बुक स्पेक्ट्रम की बुक के पेज नंबर 293 से लेकर 307 तक विस्तार रूप से देख सकते हैं। इस कारण गरम दल कांग्रेस से बहुत दूर चला गया। लेकिन 1916 में लखनऊ में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण गरम दल कांग्रेस के अंदर शामिल हो जाता है और इसी अधिवेशन के अंदर मुस्लिम लीग कांग्रेस के बहुत समीप आ जाती है। 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन लाहौर में हुआ। इसमें पूर्ण स्वराज कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित किया गया और 26 जनवरी 1930 को देश में स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई और इस दिन सामूहिक रूप से भारतीयों ने भारत को स्वतंत्र कराने की शपथ ली थी। 1937 में अंग्रेजों के समय प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव हुए। इसमें कांग्रेस ने 1161 सीटों में से 716 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें असम, बंगाल, पंजाब, सिंध व उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत को छोड़कर शेष सभी प्रांतों में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला, जिसके कारण कांग्रेस की उस समय प्रतिष्ठा अन्य पार्टियों से कहीं अधिक बढ़ गई थी। अंग्रेजों के खिलाफ जितने भी आंदोलन हुए उनमें कहीं ना कहीं कांग्रेस ने भाग लिया था। इसके कारण कांग्रेस की छवि जनता में बहुत लोकप्रिय थी या कहीं की बड़ी सम्मानजनक थी, इसलिए कांग्रेस को वोट मिल रहे थे। कांग्रेस ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर तो मजबूर कर दिया, लेकिन राष्ट्र का एकीकरण करने में असफल रही, जिसके परिणाम स्वरूप पाकिस्तान का विभाजन हुआ। पाकिस्तान के विभाजन के पीछे एक सबसे महत्वपूर्ण कारण था कि मुस्लिम लीग को लग रहा था कि वो भारत में रहकर अच्छे से राजनीति नहीं कर सकती है, इसलिए उन्होंने अलग देश की मांग की। विभिन्न प्रांतों में गठित कांग्रेस सरकार ने आरंभ में व्यापारिक गतिविधियों को अपना समर्थन दिया था। आप इसको आधुनिक भारत के इतिहास की बुक स्पेक्ट्रम के में पेज नंबर 708 में जाकर विस्तार रूप से देख सकते हैं कि किस प्रकार कांग्रेस आरंभ में व्यापारिक संघ के पक्षधर थी। में स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव हुए। इसमें 53 राजनीतिक दलों ने भाग लिया। इसके अंदर 14 राष्ट्रीय दल भी थे। इन दलों में सबसे बड़े कांग्रेस दल था। कांग्रेस का सबसे बड़ा विपक्षी नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 489 सीटों में से 364 सीटें जीतकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की। कांग्रेस को वोट इसलिए मिल रहे थे कि कांग्रेस ने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला और दूसरे आम चुनाव में भी कांग्रेस की भारी जीत हुई थी।
भारतीय जनसंघ की नींव 1951 में रखी गई। यह एक सांप्रदायिक दल था। इसका आरंभिक उद्देश्य पाकिस्तान का जो कि विरोध करना था। इसके अंदर 1915 में गठित हिंदू महासभा जो कि 1952 में इस भारतीय जनसंघ में आकर मिल जाती है। इस पार्टी का आरंभिक उद्देश्य पाकिस्तान का विरोध करना था, भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करना था। इसने एक देश एक राष्ट्र एक संस्कृति का नारा दिया। आरंभ में इस पार्टी को ज्यादा जन समर्थन नहीं मिला, जिसके कारण यह पार्टी आरएसएस की एक सहायक पार्टी बन गई। बाद में इस पार्टी जो कि भाजपा पार्टी के गठबंधन का एक हिस्सा बनी। इसको आप आधुनिक भारत के स्पेक्ट्रम की बुक पेज नंबर 760 से लेकर 761 में विस्तार रूप से देख सकते हैं। 1967 के चुनाव तक भारत में भयानक गरीबी फैल गई, बेरोजगारी फैल गई, खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो गया, जिसके कारण भारतीय जनता कांग्रेस से नाराज हो गई, जिसका हम परिणाम 1967 के चुनाव में देख सकते हैं। 1967 के चुनाव में अपेक्षाकृत कांग्रेस को बहुत कम वोट मिले, लेकिन कांग्रेस सरकार बनाने में सफल रही। परिणाम स्वरूप इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनी। इंदिरा गांधी ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। राजा महाराजाओं को दी जा रही प्रिवी पर्स के रूप में राशि जो कि बहुत बड़ी थी उस पर रोक लगा दी, जिससे सरकार के करोड़ों रुपए बच गए। उन करोड़ों रुपए को गरीब के हित में लगाया गया, जिससे गरीब मध्य वर्ग और बुद्धिजीवी वर्ग का बहुत लाभ हुआ, जो कि इंदिरा गांधी से बहुत प्रभावित हुए। लेकिन कहीं ना कहीं इन कारणों से जो धनवान लोग थे, राजा महाराजा थे, जमींदार थे, उनका बहुत नुकसान हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप इंदिरा गांधी को कांग्रेस से निकाल दिया गया। हम क्या कहना चाह रहे हैं आप समझ रहे होंगे। यहाँ पर गरीबों का लाभ हुआ, अमीरों का नुकसान हुआ, तो कांग्रेस से इंदिरा गांधी को निकाल दिया गया। इसके जवाब में इंदिरा गांधी ने अपनी कांग्रेस को कांग्रेस आर कहा और सिंडिकेट यानी कि धनवान लोगों की कांग्रेस को कांग्रेस ओ कहा गया। यहाँ पर कांग्रेस आर और कांग्रेस ओ में बट गई। आप इसको पेज नंबर आधुनिक भारत के इतिहास की बुक स्पेक्ट्रम में पेज नंबर 789 में जाकर विस्तार रूप से देख सकते हैं कि किन कारणों के कारण कांग्रेस का बंटवारा हुआ था कांग्रेस आर और कांग्रेस ओ में। इंदिरा गांधी से गरीब लोग, मध्य वर्गीय लोग और बुद्धिजीवी लोग बहुत प्रभावित थे। इंदिरा गांधी 1971 के चुनाव में गरीबी हटाओ नारे से जो कि चुनाव लड़ी। इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस को जो कि 518 सीटों में से 352 लोकसभा की सीटें जीत गई, जिसके कारण इंदिरा गांधी की प्रतिष्ठा अन्य कांग्रेस से या कहीं कांग्रेस ओ से बहुत अधिक बढ़ गई। यानी कि इंदिरा गांधी यहाँ पर कांग्रेस की बाप बन गई। लेकिन क्षेत्रीय हितों की वृद्धि के कारण कांग्रेस लगातार टूटती गई। संयुक्त विधायक दल, जनसंघ, समाजवादियों और स्वतंत्र पार्टी और कांग्रेस से अलग हुए दलों से मिलकर बनी थी। जनसंघ जो कि सांप्रदायिक पार्टी थी, इसने भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करना इसका मुख्य लक्ष्य था। इसने जो कि एक देश एक राष्ट्र एक संस्कृति का नारा दिया। वहीं जो कि स्वतंत्र पार्टी जमींदार, राजा, उद्योगपति, धनवान लोगों का समर्थन करने वाली थी। जनता सरकार की शुरुआत पूर्ण लोक समर्थन से शुरू हुई, क्योंकि इसने अपनी शुरुआत अनेक पार्टियों के गठबंधन से की थी। लेकिन जल्द ही जनता पार्टी, जनता दल, भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी में बट गई। लेकिन इस पार्टी के लोकप्रिय होने के कारण तो कुछ और है। ब्रिटिश समय काल से ही अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद के अंदर मुसलमान नमाज अदा करते थे और बाबरी मस्जिद के बाहर हिंदू जो कि राम की पूजा करते थे, वो मानते थे उस स्थान को राम का जन्म स्थान। 1949 की रात किसी ने बाबरी मस्जिद के अंदर राम लल्ला की मूर्ति स्थापित कर दी। हिंदू भक्तों ने इसको प्रभु का चमत्कार माना और वहां पर हिंदू मंदिर बनाने की मांग की। इससे वहाँ के स्थानीय अधिकारियों को लगा कि आने वाले समय में यहाँ पर दंगे उत्पन्न हो सकते हैं, इसलिए उन अधिकारियों ने बाबरी मस्जिद पर ताला लगाने का निर्णय लिया। 1980 के दशक में विश्व हिंदू परिषद एवं अन्य हिंदू संगठनों ने इस स्थान पर राम मंदिर बनाने के लिए अनेक अभियान शुरू किए। 1986 में फैजाबाद न्यायालय ने बाबरी मस्जिद के दरवाजे खोलने के निर्णय लिए। भारतीय जनता पार्टी ने 1991 के चुनाव में लाभ प्राप्त करने के लिए राम जन्मभूमि का मुद्दा उठाया और बाबरी मस्जिद के स्थान पर राम मंदिर बनाने के लिए अनेक प्रदर्शन किए। उस समय उत्तर प्रदेश में बीजेपी का शासन था।
विश्व हिंदू परिषद ने घोषणा की कि 6 दिसंबर 1992 को राम मंदिर निर्माण कार्य शुरू होगा। इस कार्य के लिए दूर दूर से हिंदू अयोध्या में एकत्रित हो गए। सरकार को अनुमान था कि आने वाले समय में बाबरी मस्जिद को ये नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन सरकार ने इनको रोकने के लिए कोई ज़्यादा कदम नहीं उठाया। सरकार को राष्ट्रपति वहां पर शासन लागू करना चाहिए था या केंद्रीय सशस्त्र बलों को वहां पर तैनात करना चाहिए था, लेकिन सरकार ऐसे कदम उठाने से हिचकिचाती रही। शायद सरकार को भय था कि यदि ऐसा कदम उठाएंगे तो वो हिंदू विरोधी बन जाएंगे। एकत्रित लोगों ने बाबरी मस्जिद पर हमला किया और बाबरी मस्जिद को तोड़कर एक ढेर के रूप में बदल दिया, जिसके कारण सांप्रदायिक दंगे हुए, लोग मारे गए, जिसके कारण कई बीजेपी नेताओं को सांप्रदायिक दंगे भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किए गए। तत्कालीन उत्तर प्रदेश के बीजेपी मुख्यमंत्री कल्याण सिन्हा ने इनको रोकने के लिए कोई ज्यादा कदम नहीं उठाया। केंद्र सरकार भी इनको रोकने के लिए कोई ज्यादा कदम नहीं उठाया। बाद में इन मस्जिद का ध्वंस होने के बाद में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। कहने को तो हम अपने आप को लोकतंत्र कहते हैं, लेकिन बाबरी मस्जिद का विध्वंस भारत पर एक कलंक है। बाद में इस घटना की छानबीन करने के लिए एक आयोग का गठन किया गया। आयोग ने इस घटना में 68 लोगों को दोषी ठहराया, जिसके अंदर प्रमुख दोषी थे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, उत्तर प्रदेश के बीजेपी मुख्यमंत्री कल्याण सिन्हा और विश्व हिंदू परिषद के अशोक सिंघल और RSS के जो कि सुदर्शन प्रमुख जिम्मेदार थे। आप इसको आधुनिक भारत की पुस्तक स्पेक्ट्रम में पेज नंबर जो कि 868 में जाकर विस्तार रूप से देख सकते हैं कि किन्होंने दंगे फैलाए थे। परिणाम स्वरूप 1996 के चुनाव में बीजेपी को सर्वाधिक सीटें 161 सीटें मिली थी। 1998 के चुनाव के पश्चात बीजेपी ने सरकार बनाने के लिए विभिन्न क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन किया। इस गठबंधन को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन या NDA कहा जाता है। कांग्रेस ने 2013 में राहुल गांधी को कांग्रेस का उपाध्यक्ष घोषित किया, जिससे यह बात स्पष्ट हो गई कि कांग्रेस एक वंशवादी पार्टी है, जिसमें लंबे समय से कांग्रेस में एक ही वंश का जो कि शासन रहा है, जैसे कि कहीं इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अन्य गांधी परिवार। समय के साथ बीजेपी ने जाति धर्म को छोड़कर रोजगार, विकास, औद्योगिकरण के आधार पर वोट मांगे, जिससे नवयुवाओं को एक आशा की किरण जो कि दिखी, जिससे वो वंशवादी पार्टी को छोड़कर एक आशा की किरण के साथ जुड़ गए। बीजेपी ने NDA के एक हिस्से के रूप में चुनाव लड़ा और चुनाव के अंदर बीजेपी ने विकास, औद्योगिकरण, इसी के साथ रोजगार को मुद्दा बनाया। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 282 सीटों के साथ स्पष्ट बहुमत मिला और कांग्रेस को मात्र 44 सीटें मिली। परिणाम स्वरूप 2014 में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को बीजेपी के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। बीजेपी 2014 के चुनाव में अपने बलबूते पर बहुमत में आई, लेकिन बीजेपी ने अपने सहयोगी दलों की उपेक्षा नहीं की। NDA 2014 में सत्ता में आई, फिर 2019 में सत्ता में आई और फिर NDA की सरकार बनी।